सोना और मोना रमोना तीन गरीब बहनें थी। रमोना काफी ज्यादा खड़ूस और मतलबी थी। रमोना का बस खुद से ही मतलब रहता था। बाहर लोगों के घरों में सोना और मोना काम भी किया करते थे, जिससे थोड़ा थोड़ा बहुत घर भी चल जाया करता था। एक दिन मोना घर पर आती है और गुस्से में बैठ जाती है। ये देखकर सोना कहती है, क्या हुआ मोना, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? दीदी, जरूरी है क्या कुछ होना? आप देख रही हो ना रमोना को, वो एक भी काम नहीं करती है। हम दोनों ही घर चला रहे हैं। मैं तो 2 जगह काम करती हूँ, जब जाकर थोड़े बहुत पैसे जमा होते हैं। तो क्या हुआ मोना, रमोना हमसे छोटी भी तो है। अगर वो कोई काम नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम रमोना से बड़े हैं, हम तो काम कर ही सकते हैं ना। ये ठीक है दीदी, आप हमेशा ही उसकी तरफ से बोलती रहती हो। अरे हम काम कर रहे हैं तो रमोना क्यों नहीं काम कर सकती? हम उसके बारे में सोच सकते हैं तो वो क्यों नहीं सोच सकती हमारे बारे में? सोना दीदी, देख रही हो ना ये मुझसे कैसे जलती रहती है पूरे दिन। दीदी, अब नहीं बोलोगी ना आप? ये मुझसे कैसे बात कर रही है? आप खुद ही बताओ ना, मैं कहाँ चलती हूँ इससे? अगर ये भी काम करने लग जाएगी तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। किसी एक के तो पैसे जमा होंगे ही ना, और फिर हम अपना कुछ काम भी कर सकते हैं। यार मुझे कोई काम नहीं करना है, फिर भी तुम दोनों मुझे बार बार क्यों बोली जा रही हो? बस करो तुम दोनों। और मोना, तुम्हें काम करने में कोई परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम भी मत करो, मैं अकेले ही सब कर लूंगी। और रमोना, तुम ज्यादा खुश मत हो, मोना ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तुम कभी खुद के बारे में ना सोचकर हमारे बारे में भी सोच लिया करो। सोना का गुस्सा देखकर दोनों बहनें शांत हो जाती हैं और अपना अपना काम करने लग जाती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोना घर पर आ रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ के लोग सोना को सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। सोना को काफी देर बाद होश आता है, तो सोना की ऐसी हालत देखकर मोना और रमोना काफी ज्यादा रोती हैं। ये देखकर सोना कहती है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, तो अब रोना बंद करो। दीदी, आप देख कर नहीं चल सकती हो क्या? आपको पता भी है जब हमें ये पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है तो हम पे क्या बीती थी। दीदी, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? माँ पापा के जाने के बाद आप ही तो हमारा सब कुछ हो, और आप भी अगर खुद का ध्यान नहीं रखोगी तो हमारा क्या होगा दीदी? अरे अब रोना बंद करो, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और हादसा तो किसी के साथ भी हो जाता है, ये शुक्र मनाओ कि मुझे कुछ हुआ नहीं, वरना तो मैं भगवान को प्यारी हो जाती। क्या है दीदी आपको? कैसी कैसी बातें कर रही हो आप? अगर ऐसी ही बात करनी थी तो हमें बता दो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, फिर खुद ही बातें करते रहना ऐसी। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल रही कुछ भी। 2 दिन बाद सोना को घर ले आते हैं, लेकिन सोना को अब भी ठीक नहीं फील हो रहा था, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती। ये देखकर अब रमोना काम करना शुरू कर देती है। रमोना और मोना ही सब कुछ कर रहे थे। जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि सोना जमीन पर गिरी पड़ी थी। दीदी, दीदी आपको क्या हुआ? आप जमीन पर कैसे गिरी? वो मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही हिम्मत करके पानी पी लेती हूँ, लेकिन जैसे ही खड़ी हुई तुरंत मैं गिर गई। माफ कर दो, तुम दोनों मेरी वजह से परेशान हो गए। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? गलती तो हमारी है ना, हम आपको ऐसी हालत में घर पे अकेला छोड़ कर गए। हम पागल हैं, अब से हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के आपका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं दीदी को रमोना के भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम दोनों ही अगर काम पर नहीं जाओगी तो ये सोचा है कि हमारा घर कैसे चलेगा फिर? नए काम से। क्या बात है, दोनों ने एक साथ ही बोला, इसका मतलब कुछ तो सोचा ही होगा। नहीं दीदी, मैं इस मोना से बात तो करती नहीं, साथ में मिलके कोई काम करना तो दूर की बात है। मैंने नया काम इसलिए बोला था, अगर हम अपने घर के बाहर किसी छोटी चीज की दुकान खोल देते हैं तो हमारी मदद भी हो जाएगी और हम तीनों को बाहर जाके काम भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे रमोना की कोई बात ठीक नहीं लगती, लेकिन आज मुझे भी रमोना की बात ठीक लग रही है। हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम किस चीज की दुकान खोलेंगे? कुल्हड़ चाय की। दीदी, आप बहुत अच्छी चाय बनाती हो, और जब वो चाय लोगों को कुल्हड़ में मिलेगी ना, तब तो लोग भी तारीफ करेंगे। आप आराम से बैठकर चाय बनाना, बाकी सब तो हम देख ही लेंगे। ठीक ही है ये भी, मुझे तो कुल्हड़ में छोटे छोटे गिलास में बनाने आते हैं, तो हमारी वहाँ भी काफी बचत हो जाएगी। ठीक है फिर,
जब किसी काम को सोच ही लिया है तो करने में देरी किस बात की। तीनों बहनें अब अपने घर के बाहर ही कुल्हड़ चाय बेचने का काम शुरू कर देती हैं। लेकिन पहला दिन पूरा निकल जाता है और कोई भी वहाँ पर चाय पीने नहीं आता। ये देखकर तीनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। शाम को सब वो सारा सामान लेकर जाती है तो रमोना कहती है, हमारी तो आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में ही हमारी आइडिया पानी में मिल जाएगा। अब तक जो थोड़े पैसे बचे हैं वो भी जल्द खत्म हो जाएंगे। हाँ, कम से कम आज 4-5 लोग तो आए ही हमारी चाय पीने के लिए। अरे तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कभी भी ऐसा देखा है क्या कि काम शुरू किया और तुरंत ही पैसे आ जाए? और हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि कल को हम अमीर हो जाएं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अपना काम नहीं है। दीदी आपकी बात सही है, लेकिन हमने लोगों के घर का काम तो छोड़ ही दिया है ना। और अब तक हमने थोड़े बहुत जितने भी पैसे जमा किए थे वो चाय के काम में ही लगा दिए हैं। मुझे सब्र करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस बात को सोचकर मैं परेशान हो गई हूँ। अगर कल को हमारी ये चाय की दुकान नहीं चली तो हम क्या करेंगे? सोना दीदी सही कह रही है। अभी हमने आज ही तो काम शुरू किया है। वो कहते हैं ना, अगर हम मन में जीत ही ठान लेना तो जीत ही होगी। तो हम हार के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? आज नहीं तो कल हमारी दुकान पर लोग आएंगे और चाय भी पियेंगे, देख लेना तुम। तीनों परेशान तो हो ही रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हारती हैं। हर रोज कुल्हड़ चाय बेचती है। कई बार तो आसपास की दुकानों में जाकर भी चाय बेच कर आती है। अब कुछ लोग तो आ ही जाते थे। ये देखकर तीनों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उनके पास अजय नाम का एक लड़का आता है जो पसीनों में लथपथ होता है। अजय उनसे कहता है, अरे जरा एक कप चाय देना। भाई साहब, आप पसीने में लथपथ हो और इस गर्मी में आप चाय पी रहे हो। देखो, हमारा काम है चाय बेचना, लेकिन अगर आपको ठंडा जूस पीना है या पानी पीना है तो आप बता दीजिए, हम वो मंगवा देंगे। अरे भाई, जब चाय पीनी है तो जूस या पानी से क्या होगा? हाँ, हम मना नहीं कर रहे हैं, चाय पी लेना, लेकिन लेकिन क्या? अरे मैं ना चाय लवर हूँ और चाय एक नशा है और मुझे चाय का नशा बहुत प्यारा है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे ना हर वक्त चाय चाहिए। इसलिए ना कृपया करके मुझे चाय बना के दो। बहस वहस मत करो मुझसे। अजय को उनकी चाय काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद वो वहाँ पर अक्सर अपने दोस्तों के साथ आने लगा था। कुछ दिनों बाद काफी ज्यादा पैसे जमा कर लेते हैं वो और पैसों को गिनते हुए सोना कहती है, इतने पैसे तो जमा हो गए हैं कि अब हम एक और स्टॉल लगा सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि हम कुल्हड़ चाय बेचने लगे और दूसरी स्टॉल मैं संभाल लूंगी और आप दोनों यहाँ वाली। तीनों बहनों की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे अब तीनों ही अलग अलग जगह स्टॉल लगा लेते हैं। सरला के बड़े बेटे की बीवी यानी सरला की बड़ी बहू जॉब करती थी और घर का सारा खर्च चलाती थी। लेकिन सरला जब अपनी छोटे बेटे की शादी करती है तो सरला की छोटी बहू अनपढ़ आती है, पर दहेज में बहुत सारे पैसे लेकर आती है। उसे उस बात का रौब था, जिस वजह से उसे लगता था कि उसके ससुराल वाले उससे कोई काम नहीं करवाएंगे। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही सरला अपनी बहू को सुबह सुबह आवाज लगाकर कहती है, बहू उठ भी जा, बड़ी बहू को ऑफिस जाना है, लल्ला को ऑफिस जाना है, लेकिन तुझे समय ही नहीं दिख रहा। इतना सुनकर सीमा अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, बताओ माँ जी, क्या बनाना है, बना देती हूँ मैं। कुछ भी बना ले, लेकिन ढंग का बनाइयो बहू। तू जितनी अनपढ़ है, तेरे काम भी उतने ही गवारों वाले होते हैं। माँ जी, माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपको मेरे पिताजी ने दहेज भी तो भर भर कर दिया है। हाँ हाँ, उसी मारे चुप हूँ, वरना मुझे तो तेरा चाल चलन भी ठीक नहीं लगता। अभी से इतना जुबान चला रही है, आगे जाकर न जाने क्या करेगी। सीमा तो अनपढ़ थी, साथ ही गांव की भी थी, लेकिन रोशनी पढ़ी लिखी थी और वो जॉब भी करती थी, जिस वजह से सरला भी अपनी बड़ी बहू को बहुत प्यार करती थी और अपनी छोटी बहू को हर बात पर ताने देती थी। अब सीमा अपने और अपनी जेठानी के बीच भेदभाव देखती थी। एक रोज सीमा देखती है कि उसकी सास सीमा से बोलती है, बहू कितना समय लगाएगी? बहू जल्दी से रोशनी का टिफिन पैक कर दे, चाय बना दे, वरना वो कुछ खाए पिए बिना चली जाएगी। माँ जी, कर ही तो रही हूँ, कब से लगी हुई हूँ, बस देती हूँ अभी, थोड़ा आप भी सब्र कर लो। सरला रोशनी को कोई काम नहीं करने देती थी और अपनी बेटी की तरह रोशनी को रखती थी, लेकिन सीमा को ये सब पसंद नहीं आता। रोशनी को सरला अपने हाथों से भी खाना खिलाया करती थी, लेकिन सीमा को वो सिर्फ काम और काम के लिए ही याद करती थी। अब एक रोज रोशनी के ऑफिस की छुट्टी होती है और जैसे ही रोशनी झाड़ू लगाने के लिए जाती है
वैसे ही सरला रोशनी से झाड़ू छीनते हुए उससे बोलती है। बहू जा, तू जाकर आराम कर। एक दिन तो तुझे छुट्टी मिलती है, सीमा है ना, वो कर लेगी ये सब, तू चिंता मत कर। ये सुनकर सीमा तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है। आजा बहू, बैठ जा, सर दबा दूं। तू काम मत कर, हाथों में धूल मिट्टी लग जाएगी। अपने हाथों से खाना मत खा। माँ जी तो ऐसे करती हैं जैसे रोशनी दीदी इनकी बहू नहीं बेटी हो, और मुझे पूछती भी नहीं। मैं तो इतना दहेज लेकर आई हूँ यहाँ नौकरानी बनने के लिए ना। सीमा की शादी को 10 दिन भी नहीं हुए थे, पर उसे खुद को देखकर ससुराल में ऐसा लगने लगा था कि वो अपने ससुराल में बहू नहीं बल्कि किसी के घर की नौकरानी बनकर आई है। अब सीमा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि सीमा को हर बात पर उसके पिता की बातें याद आ जाती थी, जो उसके पिता ने विदाई के समय उसे बताई थी। बेटी, तेरी शादी मैंने बहुत धूमधाम से की है। बस तू अपने ससुराल वालों को मुझे सुनाने का कोई मौका मत देना। अरे मैंने जितना दहेज दिया है उतने में तेरी 4 बार शादी कर देता। लेकिन कोई नहीं, अब तू कुछ भी हो जाए अपने ससुराल को छोड़कर लड़ झगड़ कर मायके वापस नहीं आना। इसलिए सीमा अपनी सास का हर एक कहा मानती थी। ऐसे ही एक रोज शाम के समय विमला सरला के घर आती है, पर सरला के ना होने पर विमला सीमा से बातें करने लगती है और सीमा को कहती है। बहू, बुरा ना मान तो एक बात कहूँ, तेरी सास तुझसे बहुत काम करवाती है। मतलब तू बहू है, कोई नौकरानी थोड़ी। आंटी जी क्या कर सकते हैं, करना तो होगा ही। दीदी भी तो जॉब करती हैं, अब जॉब वालों के नखरे तो सहने ही पड़ते हैं। करती तो बेशक वो जॉब है, लेकिन इतना भी क्या बहू को सर पर चढ़ाना। देखती है कितनी रात रात में घर आती है, और तू तो दहेज लेकर आई है। अपनी आवाज उठाया कर बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है। मेरा काम था समझाना और तेरा काम था समझना। इस तरह विमला भी सीमा के कान भर के चली जाती है, और इधर सीमा भी खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देती तो कभी मिर्च, जिससे घर में कलेश होने लगता है। लेकिन सीमा अब सबको परेशान करने का फैसला कर लेती है। अब अगली सुबह ही खाना बनाते हुए जानबूझकर सीमा खाने में मिर्च का तड़का लगाकर पूरे घर वालों को खांसी करवा देती है और अपने मुंह पर चुन्नी बांध लेती है। ये देखकर सरला अपनी बहू सीमा से कहती है। बहू तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि कल रात बहू ऑफिस का काम कितनी देर रात तक कर रही थी। थोड़ा तो सोच उसका। तो माँ जी खाना नहीं बनाऊं अब, वरना आप कहेंगी कि मेरी बहू को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अब काम भी ना करूं क्या मैं? सीमा जो भी कर रही थी वो जानबूझकर कर रही थी। अब जैसे ही रोशनी उठती है और वो नहाने के लिए जाती है तो सीमा मोटर बंद कर देती है। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है। बहू मैं कई दिनों से देख रही हूँ तेरा बर्ताव सही नहीं है। तू ये सब क्यों कर रही है? बता क्या बात है आखिर? माँ जी ये आप पूछ रही हैं? अरे जब आप मुझ में और दीदी में भेदभाव करती हैं तब तो आपको नहीं दिखता। सास और देवरानी के बीच का झगड़ा सुनकर रोशनी बाथरूम से बाहर निकलती है और सीमा अपनी जेठानी को देखकर कहती है। आ गई महारानी। मुझे आप ये बताओ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए आप मुझसे इतना काम करवाती हो? सीमा ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना बना लेती हो, घर का काम भी कर लेती हो, तो मैं बाहर का देख लेती हूँ। नहीं माँ जी, आप और दीदी आप दोनों मेरे साथ भेदभाव करते हो। ना जाने मुझ में ऐसा क्या है जो आप लोग मुझे नीची निगाहों से देखते हैं। सीमा तू तो समझदार है ना, तो लड़ने झगड़ने से क्या ही फायदा। अब सीमा भी लड़ने झगड़ने के बाद अपने कमरे में सो जाती है। ये देखकर सरला अपनी बड़ी बहू रोशनी से कहती है। ना जाने इसके कान किसने भर दिए, इतनी अच्छी भली काम कर रही थी। माँ जी ऐसा करो, आप हमें अलग अलग ही कर दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अब सरला अपनी बहू से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो घर का कोई भी काम नहीं कर रही होती, जिस वजह से रोशनी को भी ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन सरला इसका हल निकाल ही लेती है और अपनी दोनों बहुओं को हॉल में बुलाकर कहती है। सीमा बहू तुझे क्या लगता है कि बहू जितना भी कमाती है वो जमा कर रही है? माँ जी इनका भविष्य तो आगे के लिए अच्छा है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ इसलिए बाहर आ जा नहीं सकती। सीमा मैं सिखाऊंगी तुम्हें बाहर आना जाना कैसे क्या है, तुम चिंता क्यों करती हो? माँ जी मुझे अलग ही कर दो, मैं अपना देख लूंगी, फिर दीदी को पता चलेगा। बस बहू बहुत हो गया, अब रोशनी को कुछ भी नहीं कहेगी। तुझे पता है ये घर जो तू देख रही है ये रोशनी की देन है। तेरा ससुर तो इसे जुए में हार गया था,
मरने को तो मर गया, लेकिन कर्ज छोड़ गया सर पर। जब से ये घर में आई है, इसने इस घर के कर्ज को चुकाने के लिए नौकरी करनी शुरू की है। और आज ये जो घर महल बना हुआ है, सब रोशनी बेटी ने ही किया है। क्या सच कह रही हैं आप माँ जी? दीदी ने ये सब हमारे लिए किया है? सीमा को जब ये बात पता चलती है कि उसके ससुर जो जुए में अपना घर हार गए थे और उसका पैसा रोशनी भर रही है, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सोचती है कि उसने जो किया वो बहुत गलत था। बिना सोचे समझे उसने रोशनी को भी ब्लेम किया। लेकिन जब सीमा को ये बात पता चलती है तो वो उस घर को अपने घर जैसा मानने लगती है और अपनी जेठानी को बहुत सारा प्यार देती है। कमला को हमेशा से हर चीज में नखरे करने की आदत थी, लेकिन जब से कमला की बहू पूर्वी शादी करके अपने ससुराल आई, तो तब से कमला के हर चीज में और ज्यादा ही नखरे हो गए थे, जिस वजह से नई नवेली दुल्हन तो परेशान हो चुकी थी। पर एक रोज सुबह के समय पूर्वी अपनी सास के लिए चाय बना कर लाती है और जैसे ही कमला चाय पीती है तो उसे फेंकते हुए अपनी बहू से कहती है, ये कोई चाय है? न चीनी न पत्ती। तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना नहीं सिखाया क्या? माँ जी, चाय तो एकदम अच्छी है, मैं अभी खुद पी कर आ रही हूँ। हाँ हाँ, खुद के हाथों का तो जहर भी अच्छा लगता है। और तू बात कर रही है चाय की? मुझे तेरी ये चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सुबह सुबह कमला चाय को लेकर नखरे शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पूरा दिन ही खराब हो जाता है और कोई कमला को कुछ भी तो कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर कमला के खिलाफ किसी ने बोला तो फिर घर में सुनामी ही आ जाती है। अब कुछ समय बाद पूर्वी किचन का काम करने के बाद पोछा लगा रही थी, तभी कमला पोछा लगाने की जगह पर चलकर अपनी बहू से कहती है, बहू, एक तरफ तू पोछा लगा रही है, एक तरफ तेरे पैर के छाप बन रहे हैं। तुझे तेरी माँ ने काम करने का ढंग नहीं सिखाया क्या? माँ जी, ये पैर के निशान मेरे नहीं, आपके पैरों के हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बस बताने आई थी कि किचन में पानी की बोतल भी भर दियो। अब अगली सुबह कमला पूर्वी के साथ उसके मायके जाती है और पूर्वी की माँ उमा कमला के लिए चाय बना कर लाती है। तो ये देखकर कमला उमा से कहती है, समधन जी, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि चाय में चीनी तो बराबर है ना? जी आप पीकर तो देखिए, चाय में चीनी, पकोड़े में नमक, मिर्च सब बराबर है। अब जैसे ही कमला चाय के साथ पकौड़े खाती है, पहले ही निवाले में उगल देती है और अपनी बहू से कहती है, हाय दैया, क्या है ये? भला चाय नमकीन और पकौड़े मीठे कौन बनाता है? माँ जी, आपने चाय और पकोड़े दोनों एक साथ खाए हैं, तो आपको मीठा नमकीन टेस्ट तो आएगा ही ना। अच्छा ऐसा क्या? पहले बताना चाहिए था ना। रहने दे, अब मेरा मूड नहीं है खाने का। चल अब निकलते हैं, लेट हो रहा है काफी। जी समधन जी, ये रुक जाती कुछ दिनों के लिए तो थोड़ा मेरा मन भी लगा रहता। अगर ऐसी बात थी तो आपने अपनी बेटी की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी ना। वो तो मेरी शराफत है, जो इधर से गुजर रहे थे हम लोग तो यहाँ आ गए। कमला के नखरे और तेवर दोनों ही हर किसी के दिल को दुखाने का काम करते थे और इस बार तो कमला ने अपनी बहू के साथ साथ अपनी समधन का भी दिल दुखा दिया था। और अब जब पूर्वी घर पहुंचती है तो वो अपने कमरे में जाकर रोते हुए खुद से कहती है, माँ जी के नखरे और तेवर बहुत हो गए, अब माँ जी मेरा गुस्सा देखेंगी और इनके ये तीखे नखरे मैं ही सुधारूंगी। अब जैसे ही अगली सुबह कमला अपने बेड की चादर को देखकर अपनी बहू पूर्वी को आवाज लगाती है, बहू, ये चादर कैसी धोई है तूने? देख, यहाँ भी अच्छे से साफ नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पर हुआ है। माँ जी कोई बात नहीं, अभी ही धो देती हूँ फिर से। अब पूर्वी उस चादर को तो भिगो ही देती है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चादर होती हैं, उसे भी पानी में डुबो देती है। जिसके बाद जब कमला अपने बेड पर पूर्वी से दूसरी चादर बिछाने को कहती है तो पूर्वी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक भी चादर नहीं है, अब मैंने सब भिगो दिया है, अब वो कल ही सूखेगी। सत्यानाश, अब मुझे हॉल के सोफे पर सोना पड़ेगा। ये सुनकर कमला कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि चादर गंदी थी और अभी धुलने के लिए जा चुकी थी और ये कमला ने ही अपनी बहू को कहा था। ये देखकर पूर्वी मन ही मन खुद से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपकी बोलती बंद हो गई? अभी तो शुरुआत है, अब आप जितने नखरे करेंगी मैं उतना ही आपको सताऊंगी। पूर्वी ने अपनी सास कमला को सबक सिखाने का फैसला ही कर लिया था।
अब जब कमला के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है तो कमला अपनी बहू पूर्वी को चाय लाने को कहती है और पूर्वी भी कुछ समय बाद चाय लेकर आती है। लेकिन तभी जब पूर्वी चाय का ट्रे रखकर जाने लगती है तो कमला अपनी बहू से कहती है, बहू ये देख, चाय की पत्ती ऊपर ही दिख रही है। लगता है तूने चाय को अच्छे से छाना नहीं है। जा दूसरी चाय बना कर ला। कमला कैसी बात कर रही है? मुझे तो नहीं दिख रही कहीं भी चाय की पत्ती। और अगर चाय की पत्ती है भी तो क्या बुराई है? तो कितना नखरे करती है। अरे विमला, मेरी बहू के काम ऐसे ही है। अगर बहुओं को काबू में नहीं रखेंगे तो सर पर चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ तो मुझे तू अपनी बहू के सर पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे करेगी तो वो अलग हो जाएगी, फिर जपती रहिए राम नाम की माला। अब की बार पूर्वी अपनी सास के लिए दूध चीनी वाली सफेद चाय बनाकर लाती है जिसमें पत्ती का नामो निशान ही नहीं होता। अब जब कमला उस चाय को देखती है तो कहती है, बहू ये कैसी चाय है? कहीं तूने दूध तो नहीं दे दिया? तूने उसे कहा ही है तो वो भी बिना चाय पत्ती की चाय लेकर आ गई। मुझे पीने दे ये चाय। तूने तो पहले वाली चाय भी नसीब नहीं होने दी। अब ये देखकर कमला को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। और विमला के चले जाने के बाद कमला अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे मैंने यही सिखाया है कि कोई आए तो उसका अनादर करे हम। ये क्या हरकत की तूने? चाय की जगह दूध में चीनी डालकर लेकर आई। माँ जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब अगले दिन पूर्वी, अमन और कमला मार्केट जाते हैं। पूर्वी अपने पति को दिखा दिखाकर साड़ी खरीद रही होती है और तभी पूर्वी अपनी सास को एक सिंपल सी साड़ी दिखाते हुए कहती है, देखो ना माँ जी, ये साड़ी कैसी है? मुझे तो बहुत पसंद आई है। हाँ हाँ ले ले, तेरी माँ तो ऐसे ही सस्ते और सादी साड़ी पहनती है। माँ के लिए तो मैंने ये तड़क भड़क वाली साड़ी ली है, ये आपके लिए मैंने पसंद की है। ना ना, मैं ऐसे विधवा वाली साड़ी नहीं पहनूंगी। लेकिन आपने ही तो कल विमला आंटी के पास मुझे कहा था कि आपको सादी साड़ी पसंद है। अब हर बारी आपकी जिद नहीं चलेगी। ये कहते हुए पूर्वी अपनी सास के लिए वो सिंपल साड़ियाँ ले लेती है और कमला अपने बेटे के सामने कुछ कह भी नहीं पाती क्योंकि पूर्वी जो भी कर रही थी वो सब जानबूझकर कर रही थी। अब जब कमला घर आती है तो पूर्वी अपनी सास के कमरे में वो साड़ियाँ रख आती है लेकिन कमला वो साड़ी नहीं लेती। लेकिन इसी बीच पूर्वी देखती है कि एक औरत आई है उसके दरवाजे पर और वो खाने को कुछ मांग रही है। ये देखकर पूर्वी अपनी सास की वो दोनों साड़ी उस औरत को दे देती है और वो भी जाते जाते पूर्वी से कहती है, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे बिटिया, तुम हमेशा खुश रहो। हालांकि कमला को तो पता नहीं होता कि उसकी साड़ी उसकी बहू ने एक गरीब औरत को दे दी है। लेकिन देर शाम कमला अपनी बहू से पूछ ही लेती है कि आखिर वो साड़ियाँ गई कहाँ। तभी पूर्वी अपनी सास को बड़े ही प्यार से कहती है, माँ जी वो क्या है ना, आपको वो साड़ी पसंद नहीं थी तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। दोनों साड़ी तूने उस गरीब औरत को दे दी क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे? हाँ माँ जी, और माँ जी वो मुझे बहुत सारी दुआएं देकर गई है। बहू ये घर भी तो उसे ही दे देती, हम उसकी जगह ले लेते हैं। चल कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। माँ जी फिर आप कैसे रहोगी? देख लो, बाद में ये मत कहना मुझसे, इसमें भीख नहीं मांगी जाएगी। ये सुनकर कमला अपना सर पकड़ लेती है और फिर कभी नखरे दिखाने की हिम्मत भी नहीं करती क्योंकि उसकी बहू पूर्वी ने भी ठान लिया था कि वो अपनी सास की नखरे वाली आदत को छुड़वा कर ही रहेगी और जो कि पूर्वी ने कर भी दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।